और हमारे अन्य साथियों, यहाँ मेरे आने का मुख्य कारण ये था, जैसा साथियों ने बोला, महावीर भाई ने बोला कि यहाँ बुनकर साथी रहते हैं, इनकी अपनी एक समस्या है और चंदेरी की पहचान जो है वो आप ही से है। अगर विश्व में आज चंदेरी की किसी ने पहचान देके रखी है तो आप ही ने देके रखी है, और आप ही अगर समस्याग्रस्त हैं तो मुझे लगता है चंदेरी की पहचान ही समस्या में है। और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए जो आपने विश्व में चंदेरी का नाम अशोकनगर का मध्य प्रदेश गौरव हासिल करवाया है, कि जो मध्य प्रदेश के आप हिस्सा हैं और चंदेरी की साड़ियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बाहर से लोग देखने आते हैं। और इस पहचान को आप बरकरार रखें अपने हुनर से और आपकी काबिलियत से। ये किसी और ने नहीं दी, आपके खुद के अंदर है, आपने खुद ने पैदा कर लिया और उसको बनाए रखे हुए इतनी सारी समस्याओं के बाद भी। लेकिन साथियों, तालियों की आवाज में वो दम नहीं दिखाई दी, वो आखिरी तक भी जो दम आपने चंदेरी को बचाने के लिए रखी है, इस इतिहास को बचाने के लिए रखी हुई है। तो इतनी समस्याओं में कि बिजली का संकट है आपके सामने, और बिजली जो मिल रही है वो इतने महंगे दामों में मिल रही है, और आप काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार बात करती है, देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि गरीब को, हुनरमंद लोगों को हुनर देंगे, तरक्की होगी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तमाम बातें होती हैं। लेकिन वो बातों का परिणाम क्या आता है कि उनके जो मित्र हैं, जो उनके यार हैं, जो उनके दोस्त हैं, सारी चीजों को बेचने के काम में आती हैं और छोटे लोगों को छीना जा रहा है। सारी चीजें छोटे लोगों को छीना जा रहा है। आपको अभाव में रखा इसलिए जा रहा है ताकि ये नाम खत्म हो और इस नाम का इस्तेमाल फिर बड़ा उद्योगपति कर सके, आप छोटे लोगों से अधिकार छीन लिया जाए, जो हुनर आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाए। और अप्रैल महीने से आप देख रहे होंगे किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। जब से रमजान का महीना शुरू हुआ, लड़ाने का काम हो रहा है अलग अलग बातों से, हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को सिखों से। अगर वो किसानों के नाम पे आवाज उठाते हैं तो सिखों को खालिस्तानी बना दिया जाता है। आप अगर अपने हक अधिकार की बात करते हैं, आप अपने पाक महीने रमजान में अगर अपना काम करना चाहते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो आपको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये लोग कि पाकिस्तान जाने का तो आप लोगों के पास मौका था, पर क्यों नहीं गए। हमारे नेता श्री आजम खान साहब ने बड़ा स्पष्ट लोकसभा में इस बात को कहा कि हमारे पास चॉइस थी, हमारे पास विकल्प थे, हम पाकिस्तान भी जा सकते थे और भारत भी जा सकते थे, लेकिन हमने अपनी भारत की सरजमीन इसलिए पसंद करी। यही हमारी धरती माँ है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, इसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे, यही हम जिएंगे, यही हम मरेंगे। हमारे पुष्पों की दफन है यहाँ पे यादें, उन यादों के बीच में हम रहना चाहते हैं। जो चले गए उनका इल्जाम हमारे ऊपर डालने का काम ना करें, जो लोग नफरत फैलाने वाले लोग करते हैं। और यही नफरती लोग हमारे हुनर को खत्म कर देना चाहते हैं। ये पसंद नहीं करते किसी देश के अंदर जहां जहां भी हमारे हुनर से हम जिंदा हैं। ये कभी किसी को लड़ा देंगे, कभी किसी को लड़ा देंगे। अब दोबारा एक लड़ाई चालू हो गई है भगवान के नाम से, और वो लड़ाई इसीलिए है ताकि जैसे जो विषय आपके उठ रहे हैं वो अकेले आपके विषय नहीं है, हमारे बुनकर भाइयों के विषय नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों के विषय नहीं है, ईसाइयों के नहीं है, सिखों के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, पूरे भारत के विषय है। रसोई गैस अगर महंगी है तो वो सबके लिए महंगी है। जो 300 रुपए 400 रुपए में रसोई गैस मिलती थी, आज अगर 1000 रुपए में, तो वो सबके लिए है। वो सबकी गाड़ी कमाई से निकली हुई पैसे की कमाई है, और वो लूटी जा रही है सरकार के माध्यम से। और इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बने जा रहे हैं, वो पैसे आ कहां से रहे हैं। काला धन लगाने की बात को लेकर के नोटबंदी कर दी, उस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बड़ा अच्छे दिन आ जाएंगे। यही अच्छे दिन है। जब ये अच्छे दिन लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। पहले अयोध्या के नाम पर लड़ाया, अब नई बात नहीं है ज्ञान व्यापी। अरे हम अपने भगवान को पूज रहे हैं, आप अपने भगवान को पूजो, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। ये सरकार का काम लड़ाना नहीं है, सरकार का काम तो भाईचारा पैदा करना है।
जहाँ झगड़े हो, झगड़े को खत्म करना काम है। कोर्ट के निर्णय होंगे, कोर्ट से होंगे, सब स्वीकार करेंगे। हमने किए स्वीकार कोर्ट के निर्णय, किसी ने विरोध नहीं किया, आगे भी करेंगे अगर कोई कोर्ट का निर्णय है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है हमारे जीने के, पानी चाहिए साफ हमें, वो देने की बात होनी चाहिए। उससे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग रही है। हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, जैसे भाई बोल रहे थे कि 4 गोलियां मिल रही है केवल अस्पताल में, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। अगर हम सरकारी व्यवस्था में जीना चाहते हैं और सरकार हमें सरकारी व्यवस्था में मरने के लिए छोड़ देती है कि अगर आपको सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है तो आप जिंदा मत रहिए, आप मर जाइए, क्योंकि हमारे पास ना डॉक्टर है ना हमारे पास दवाई है। और आप देखिएगा यही सरकार है जो सरकारी अस्पताल के सामने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर खोलने की इजाजत देती है। क्यों देते हो भाई? तो सरकारी अस्पताल के अंदर दवाई मुफ्त मिलनी चाहिए। लाइसेंस देने वाली भी यही सरकार है, एक्सरे की मशीन खोलने वाली भी यही सरकार है, अस्पताल के अंदर व्यवस्था नहीं दे सकती है। उसी तरीके से बच्चों को शिक्षा देने की बात आती है तो सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक हैं, पर पढ़ाने की व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं की व्यवस्था पूरी रही? क्या 11,000, 12,000, 5,000 रुपए कमाने वाला आदमी बिजली का बिल भी भर लेगा, शिक्षा में भी पैसा खर्च कर लेगा, स्वास्थ्य में भी पैसा खर्चा कर लेगा, जिंदा रह पाएगा? वो कोशिश करेगा, ऐसी ऊपर वाले से दुआ करेगा कि मेरे घर में अगर किसी को गंभीर बीमार हो जाए, क्योंकि मैं पैसे से तो उसका इलाज नहीं कर सकता, तो ये ऊपर वाले उसको उठा ले। ये माहौल चाहती है सरकार, और संरक्षित किसको करना चाहती है? पैसे वालों को, जिनके पास पैसा है, जो हेलीकॉप्टर में उड़ करके अपने लोगों को इलाज करा सकते हैं, दिल्ली मुंबई ले जा सकते हैं, जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, दिल्ली मुंबई में पढ़ा सकते हैं, विदेशों में पढ़ा सकते हैं, उनके लिए काम करना चाहती है सरकार, अपने उद्योगपतियों के लिए। लेकिन आप अपने हक अधिकार की बात ना करें, इसलिए दंगे वाली बातें होती है, इसलिए नफरत की बातें होती हैं। आप साफ सफाई की बातें कर रहे हैं, इसमें कौन से धर्म की बात आ रही? क्या सफाई से रहने का अधिकार किसी को नहीं है? अगर हम सफाई से रहने की बात करते हैं तो क्या हमारा धर्म आड़े आ जाएगा? जो हमारे साथ हिंदू भाई रहते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है? हम तो सब मिलजुल के रहते हैं भाई। आप ईद पे जो खीर बनाते हो, उसका दूध क्या सारे मुसलमान भाइयों के यहाँ से आता है? वो हिंदू भाइयों के यहाँ से भी तो आता है। तो ये त्योहार तो मिल बांट करके बनाना हमारा सदियों से चला आ रहा है। हिंदू भाई जो पटाखे फोड़ते हैं दिवाली पे और त्योहारों पे, वो अधिकांश हमारे मुसलमान भाई मनाते हैं। तो ये त्योहारों में तो हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना वैसे ही जुड़ा हुआ है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन झगड़ा लड़ाने का काम किया जा रहा है, दिमाग में हमारी मानसिकता गलत भरी जा रही है और हमारे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम चाहते हैं कि नफरती लोगों को खत्म करें, तो सबसे पहले ये नफरत खत्म करनी पड़ेगी जो हमारे आसपास फैल रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हमारे धर्म का हो, चाहे बाहर के धर्म का। किसी भी तरीके की नफरत को इजाजत मत दीजिए, चाहे वो अपने घर में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो। अगर कोई नफरती व्यक्ति है, उसका विरोध कीजिए, जम के विरोध कीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। वो आपसे पूछेगी कि जब ये नफरत फैल रही थी आप खामोश क्यों थे? जब हमारे साथ जुल्म हो रहा था, जाति हो रही थी, आप खामोश क्यों थे? आपने हमारे अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? तो आप चाहते हो कि अपनी आने वाली पीढ़ी उन दुखों में ना रहे जिन दुखों से हम हैं, क्योंकि आज जिस सुख में हम जी रहे हैं, आज संविधान ने हमें अधिकार दिया है। माइक पकड़ के मैं कह पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, बैठे हुए हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया, और संविधान नहीं होता तो पहले जैसा माहौल होता, हम लोग कहीं और होते। ना हम शिक्षा की बात कर पाते, ना हम स्वास्थ्य की बात कर पाते, ना सफाई की बात कर पाते, ना सुरक्षित माहौल की बात कर पाते। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। भाई कह रहे थे कि गंदगी रहती है, आप जाइए लिखित में कंप्लेंट कीजिए, उसकी पावती लीजिए। बिजली की समस्या है, बिजली हाउस में जाइए, पावती लीजिए और फिर बात कीजिए 1 महीने बाद जाकर के। पहले शुरुआत आपको अपने अधिकार के लिए करनी पड़ेगी, उसके बाद पीछे हम आपके साथ खड़े हैं। आप जब बुलाएंगे हम तब यहाँ हाजिर खड़े मिलेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई शुरुआत पहले अपने आप से करनी पड़ेगी आपको। और अगर जो व्यक्ति खुद अपने लिए लड़ सकता, उसके लिए कोई नहीं लड़ सकता।
तो शुरुआत पहले अपने आप से कीजिए, अपने अधिकार को जानिए कि संविधान में आपको अधिकार मिले हुए हैं, वोट का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो, हर चीज का अधिकार आपको संविधान में मिला है। हक से मांगिए उस चीज को, हक से मांगिए। और जब ये अधिकार नहीं मिलेगा तो हम संविधान के माध्यम से छीनने का भी काम करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो। आपको ध्यान होगा, मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं, किसी नफरत की बात नहीं कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जीतते हैं वहां से, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है। क्या किसी मुस्लिम ने विरोध किया इस बात का? क्या उर्दू पे अपना अधिकार जमाया? नहीं जमाया। लेकिन जयपुर के एक मुसलमान का जब सिलेक्शन हो गया कि आप संस्कृत पढ़ाएंगे, तो बहुत कुछ चुनिंदा लोग वहां पे धरने पे बैठ गए कि मुसलमान आप संस्कृत पढ़ाएं। ये नफरती लोग हैं, इनको किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी देश से, अपने देश से प्रेम नहीं है। इन्हें स्वयं से प्रेम नहीं, नफरत फैला के अपने आप को सुरक्षित करते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। उर्दू को ये मुसलमानों की भाषा बोलते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, इनको समझना पड़ेगा। अरे मुसलमानों की भाषा अगर होती तो अरबी होती या नहीं होती? अरे उर्दू तो हमारे वतन की भाषा है, यही बनी है, यही पली है और यही हम बोलते हैं। पर नफरतियों ने उर्दू को भी बांट दिया, मंदिर मस्जिद को बांट दिया, रंगों को बांट दिया, क्षेत्र को बांट दिया। तो नफरतियों से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको बिजली पानी देंगे? ये आपके खिलाफ केवल नफरत पैदा कर सकते हैं। आपको इनसे संविधान के माध्यम से चीजों को छीनना पड़ेगा, और आप क्या छीनने के लिए तैयार हैं? तो तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहले आपकी जो शिकायत है, संस्था में जाके शिकायत कीजिए, पावती लीजिए। पावती के 1 महीने बाद दोबारा जाइए कि क्या हुआ मेरी शिकायत का। सही जवाब ना मिले, सब लोग इकट्ठे हुए, फिर सवाल कीजिए। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं दोबारा कह रहा हूं उस बात को, हम लोग दोबारा आएंगे और यहाँ इस तरीके से नहीं मिलेंगे, हम उस कार्यालय के सामने मिलेंगे। और जब तक वहां से नहीं उठेंगे, जब तक हमारे काम को खत्म होने का आश्वासन नहीं मिलेगा और हमारी समस्या दूर नहीं होगी। बड़ी समस्या के लिए हम बड़ा समय दे सकते हैं, पर छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम छोटा समय भी देने को तैयार नहीं है। ऐसी चीजें तत्काल दूर होनी चाहिए। बारिश से पहले पूरा रखरखाव होना चाहिए ताकि नाली का खराबी ना हो, सड़कें गंदी ना हो, सड़कें साफ सुथरी बन जाए, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित जा सकें, हमारे बच्चे सुरक्षित जा सकें। ये जिम्मेदारी है सरकार की, ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो तनख्वाह लेते हैं और ये कहते हैं बड़े बड़े रईस कि हमारे टैक्स से गरीब पलता है। उन मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूं, इस देश का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स ना भरता हो। आप छोटी सी माचिस की डिब्बी लेते हैं तो उसमें आप टैक्स देते हैं, वो माचिस का कारोबारी टैक्स भरता है। अब जीएसटी देता है, पहले दूसरे टैक्स देता था। आप छोटा सा मंजन खरीदते हैं, ब्रश खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, हर सामान में टैक्स देते हैं। आपके टैक्स से सरकार की तरक्की होती है, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती है, आपका अधिकार है हर चीज पे। आप पे कोई खैरात नहीं दे रहा अगर आप मिट्टी का तेल मांग रहे हो, ये आपका अधिकार है। आप बिजली मांग रहे हो, राशन मांग रहे हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन कुछ जो थोड़े से रईस हो गए, उन्हें नफरत होती है इस बात से, फ्री में राशन दे रहे हो, अब हमें मजदूर नहीं मिलते। उन नफरतियों को तकलीफ है कि भरपेट खाना खाने लगा गरीब, तो राशन पर डाका डालने लगे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल है उनका राशन कार्ड से नाम हटा देंगे, जिनके यहाँ कलर टीवी है उनका राशन कार्ड से नाम हटा देंगे, जिनके यहाँ फ्रिज है उनका राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। तो भाई क्या गरीब को रंगीन टीवी रखने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब को मोटरसाइकिल पर चलने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब को फ्रिज रखने का अधिकार नहीं है? ये सरकारें चाहती हैं कि गरीब गरीब ही रहे, वो हमेशा भीख की स्थिति में रहे, भीख मांगता है सरकार से, कभी किसी को देने के मदद काम ना आए, मदद करने के काम ना आए। मैं फिर वही बात कहता हूं, ये नफरती लोग हैं, इनसे उम्मीद उतनी ही रखिए जितना ये कर सकते हैं। अपने अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, अपने पड़ोसी के साथ लड़नी पड़ेगी
अपने पड़ोसी का, अपने शहर का, अपने देश का ख्याल हम सबको मिलकर रखना है। इन नफरतियों के भरोसे हम देश नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं। ये जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं। आने वाले समय में ये तक तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव भी ना हो, हमें वोट के अधिकार से भी वंचित कर दे। एक ही तरीके से ये बैठ जाए, जो निर्णय ऊपर से ले लिया गया वो आपको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको जेल में भर दिया जाए। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आज आंदोलन खत्म हो गए, उसके पीछे कारण क्या है? इन्हें आवाज पसंद नहीं। अगर आप आवाज उठाते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, तो ये जेल में भेजने का काम करते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, पुलिस आज डराने का काम कर रही है। पुलिस का काम हमको संरक्षित करने का काम था, माहौल अच्छा रखने का काम था, गुंडे माफिया से बचाने का काम था। आज पुलिस गुंडे माफिया बन रही है, खुद गुंडा माफिया बन के काम करती है, हमको डराने धमकाने का काम कर रही है। अगर आज हम अपने अधिकार के लिए बिजली ऑफिस में चले जाएंगे, वहां से फोन कर दिया जाएगा, पुलिस को बुला दिया जाएगा, पुलिस हमको भगाने का काम करेगी, जबकि पहले पुलिस हमें सुरक्षित रखने का काम करती थी। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके, नई बातें समझ में आ रही है कि बुनकर की दुनिया क्या होती है, बुनकर की समस्या क्या होती है। समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए, हर क्षेत्र में, कन्नौज जैसे इत्र के लिए जाना चाहता है, तो इत्र के लिए उन्होंने काम किया ताकि विश्व प्रसिद्ध इत्र जो कन्नौज का है वो विश्व में और ख्याति प्राप्त करे। जो कारीगर है उस इत्र बनाने के, उनको बेहतर सुविधा दी ताकि और बेहतर काम हो सके, बेहतर सुविधाओं के साथ में बेहतर तरक्की हो, और उत्तर प्रदेश और देश का नाम हो पूरे विश्व के अंदर। अलग अलग क्षेत्रों में जो फिरोजाबाद में चूड़ियां बनने का काम है, उनको उन्होंने काम दिया। जहाँ आलू उगता है वो आलू उद्योग को काम दिया उन्होंने। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। लेकिन आपके सामने उदाहरण है कि अगर हम पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं, उनकी नौकरियों की बात करते हैं, तो हमें जातिवादी कह देते हैं कि हम तो जाति वाली पार्टी, जाति के लिए काम करते हैं। हम हमारे मुस्लिम भाइयों के कामों की बात करते हैं, उनको सुरक्षित माहौल देने की बात करते हैं, नफरतियों से बचाने की बात करते हैं, तो हमारे नेताओं का नाम माननीय नेता श्री मुलायम सिंह जी का मुल्ला मुलायम कहकर के ये बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नाम भी गाड़ने का काम करते हैं, कहते हैं समाजवादी पार्टी तो मुन्नों की पार्टी। तो इस तरीके से धर्म के आड़ में बदनाम करने का काम करते हैं। तो ये इनका मकसद ये है कि हम लोग बात ना करें आपकी, हम बात ना करें आरक्षण की, हम बात ना करें नौकरियों की, हम इन्हीं की बातों में बात करें। राष्ट्रवाद की आड़ में राष्ट्र को लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रही है, लगातार हम देख रहे हैं। जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, कांग्रेस पार्टी उस पिच पे जाकर खेलती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, तो कांग्रेस पार्टी भी अब धर्म की बात करने लगी। भारतीय जनता पार्टी अब धार्मिक आधार पर बातें कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी धार्मिक आधार पर बात करने लगी। अरे तो संविधान की बात कौन करेगा? आप वोट देते हो संविधान अधिकार के साथ में, तो संविधान की बात कौन करेगा? आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो ही पार्टी का सिस्टम मध्य प्रदेश में हो गया है, और ये दोनों पार्टी समझ चुकी है इस बात को, इसीलिए लूट रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे तो कांग्रेस में जाओगे, कांग्रेस से नाराज होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाओगे। तो हम चाहते हैं जब भी चुनाव आए आप अच्छे प्रत्याशी को चुने। मैं नहीं कह रहा समाजवादी पार्टी को वोट दें, लेकिन प्रत्याशी को अच्छे देखेंगे। कांग्रेस बीजेपी मत देखिएगा, वो उस प्रत्याशी को देखिएगा जो आपके हक अधिकार की बात करे, जो आपसे ये ना कहे कि मैं सत्ता में नहीं हूँ। विधायक अपने आप में ताकतवर होता है, उसको विशेष अधिकार मिला हुआ है, वो अपने विशेष अधिकारों का अगर सवाल करेगा तो उसको सत्ता सरकार की जरूरत नहीं है। जनता ने उसको वोट दिया, उसे जनता की जरूरत है, और वो जनता के लिए काम करता है, सरकार के लिए काम नहीं करता। जिंदाबाद 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 भारती जिंदाबाद 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 भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ऐसा कोई भी आदमी अगर आपसे कहता है कि हमारी सरकार नहीं है या हमारी सरकार आएगी तब हम ऐसा काम करेंगे, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना दें। जब सरकार आ जाएगी तब तुम्हारे काम देख लेंगे, उसके बाद 5 साल के बाद तुमको वोट देंगे। पहले 5 साल काम करके दिखा दो।
तो कांग्रेस और भाजपा दोनों इसी खेल में माहिर हो चुकी हैं। आपको इस खेल से बाहर निकलना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी को वोट दें, निर्दलीय को वोट दें, लेकिन ऐसे जुझारू आदमी को वोट दीजिएगा जो लड़ सके आपके अधिकारों के लिए, जो आपका काम कर सके। प्रयास तो करे, भले सफलता ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल मत चुनिए जो प्रयास नहीं करना चाहते। वो उसी गुमराह करने की राजनीति में विश्वास करते हैं कि हम सरकार बनेगी तो ऐसा कर देंगे, सदन में हम सवाल उठा देंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बड़ी गंभीरता के साथ हम लोगों को सुना, स्वागत किया, उसके लिए आभार। विशेष आभार शफी मोहम्मद जी का, जहीरुद्दीन जी का, शहीद भाई का, वाहिद भाई का, अकलीम भाई का, अकील हुसैन जी का, महावीर भाई पत्रकार जी का, इसवार हुसैन जी का, अलकाश जी का, और हमारे क्षेत्रीय पार्षद मल्ला पुस्ती जी का, इसरार हुसैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं मैं कि आप लोगों ने समय दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी को आप स्थान देंगे और संघर्ष करने में हम आपके साथ रहेंगे। और आपके संघर्ष में जब हम सम्मिलित होंगे तो आप भी हमको मौका देंगे और पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे, नफरती लोगों से दूर रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।